नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष है हमारा मराठी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिस पर मैं 5 साल से वीडियो डाल रहा हूँ। उसमें ही हिंदी वीडियो भी डालता था, लेकिन कुछ लोगों ने आग्रह किया, इसलिए मैंने सिर्फ हिंदी के लिए एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया, जिसका नाम प्रतिवाद है। और जो मुझे भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते, वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। अब आज फिर से मैं दिल्ली चुनाव के जो नतीजे सामने आए, उसके बाद की राजनीतिक स्थिति है, उस पर बात करूंगा। हाँ, जिस ढंग से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो लोकसभा में इंडी अलायंस बनाकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर लड़ रहे थे। दिल्ली की 7 सीटें थी, वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 4 और 3 ऐसा सीट का बंटवारा किया था। हरियाणा या पंजाब में इन्होंने चंडीगढ़ की जगह बीजेपी को दी थी। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव एक साथ लड़ने की कोशिश की थी। कुछ भी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडी अलायंस करके इकट्ठा थे। हाँ, ठीक है, पंजाब में नहीं थे। वैसे तो बंगाल में ममता दीदी भी कांग्रेस के साथ नहीं थी। बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं थी, लेकिन दिल्ली में इंडिया अलायंस थी। बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ था कि क्षेत्रीय दल था, वो ऑल इंडिया लेवल पर इंडिया अलायंस में था, लेकिन अपने राज्य में कांग्रेस के साथ नहीं था। फिर भी मिलजुल कर यह चुनाव लड़ा था। लेकिन विधानसभा चुनाव आया तो हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने को नकार दे दिया। 2 सीटें भी देने के लिए कांग्रेस राजी नहीं थी, और आम आदमी पार्टी इतनी गुस्से में आ गई, केजरीवाल और उनके साथी इतने गुस्से में आ गए कि बोले ठीक है, अगर 90 में से 2 सीटें नहीं दे रहे हो तो ठीक है, इंडिया अलायंस का मामला खत्म। और 90 में से कुछ 88 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने लड़ाई, और 2 छोड़कर सब जगह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की डिपॉजिट जमानत जब्त हो गई। लेकिन बुरा हाल ये था कि कांग्रेस भी बुरी तरह से हार गई, और जो कांग्रेस सरकार बनाना चाहती थी हरियाणा में, वो बहुमत भी नहीं ला पाई। और तीसरी बार बीजेपी आराम से हरियाणा में बहुमत से चुनकर आई, और वहां से जो गड़बड़ शुरू हो गई वो दिल्ली पहुंच गई। और केजरीवाल ने उसी वक्त डिक्लेयर कर दिया कि अगर हरियाणा में इंडिया अलायंस और सीट का बंटवारा नहीं हुआ तो दिल्ली में भी हम अपनी बलबूते पर, अपनी ताकत पर लड़ेंगे। और कांग्रेस ने भी डिक्लेयर कर दिया। अर्थात कांग्रेस को कोई अपेक्षा नहीं थी कि दिल्ली में उनको सक्सेस मिले, क्योंकि पिछले 2 चुनाव कांग्रेस का रिकॉर्ड दिल्ली में 0 पर ही अटका हुआ है। 2015 हो या 2020 हो, कांग्रेस की हालत इतनी बुरी थी कि कांग्रेस का जो पूरा वोट बेस था, वोट बैंक था, वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल लेकर चले गए। तो कम से कम पूरी ताकत लगाकर लड़ेंगे, और हमारा जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी ने चुराया, उसमें से कुछ हिस्सा तो वापस कांग्रेस के खाते में आ जाए। ये कोशिश थी कांग्रेस की। कांग्रेस को परवाह नहीं थी कि बीजेपी हारेगी या जीतेगी, सत्ता में आएगी ना आएगी। केजरीवाल हारेंगे जीतेंगे, उसी को ही परवाह नहीं थी। कांग्रेस की आइडिया क्लियर थी, उनको अपना वोट बैंक फिर से वापस लेना है। और इसलिए बीजेपी जीत जाती है और आम आदमी पार्टी हार जाती है तो कांग्रेस को परवाह नहीं थी, और वही हो गया। थोड़े से फर्क, थोड़ा सा फर्क है, कुछ 3-4% का फर्क है। कांग्रेस को तो एक भी एमएलए चुनकर नहीं है। तो इसलिए आगे चलकर, आगे जो चुनाव आने वाले हैं, होने वाले हैं, उसमें इंडी अलायंस का भविष्य क्या है, एक तरीके से आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है, इस पर चिंता चल जताई जा रही है, चर्चा और बहस चल रही है। बिल्कुल वैसे ही अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद
इंडी अलायंस का कोई भविष्य बचा है या नहीं, इस पर चर्चा और बहस जोरों से चल रही है। और इसलिए जब इसकी व्याप्ति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास मर्यादित होती है तो बात अलग है, लेकिन इंडिया अलायंस में सिर्फ कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस बनी तब से बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सर्वे सर्वा ममता दीदी भी जुड़ी हुई है। हाँ, एक बात है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर नहीं लड़ा था। 2019 हो या 2024 हो, दोनों लोकसभा चुनाव ममता दीदी ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर नहीं लड़ाए थे, ना कि उस वक्त इंडिया अलायंस थी। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते इंडी अलायंस बन गई, बीजेपी के खिलाफ बन गई, और बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए ही कांग्रेस के नेतृत्व में दीगर बीजेपी पार्टियों की, सेक्युलर पार्टियों की ये अलायंस या गठबंधन बना था। लेकिन वो अलायंस दिल्ली के लिए ममता को मंजूर था, लेकिन बंगाल के लिए मंजूर था नहीं था। और इसलिए 2022 की विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव, ममता दीदी ने कांग्रेस से बंगाल में हाथ मिलाने के लिए या सीट का बंटवारा करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। तो अब यह बात हो गई है कि अगर दिल्ली में और हरियाणा में अगर इंडी अलायंस बची नहीं और सिर्फ महाराष्ट्र में आपस में झगड़ते हुए इंडिया अलायंस का नुकसान हो गया है, विकास आघाड़ी का, तो आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें छोटे छोटे विधानसभा चुनाव है, राज्यों के चुनाव है, क्या कांग्रेस और उनके इंडी अलायंस के मित्र दल साथ रहकर ये चुनाव लड़ेंगे? एक बात आपको समझाना, बताना मैं जरूरी मानता हूं कि एक समय दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ऐसा था कि कांग्रेस इतनी कमर कस के आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ खड़ी हो गई थी कि कांग्रेस के दिल्ली के बड़े नेता अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उसमें कुछ सबूत पेश करने वाले थे कि केजरीवाल असलियत में देशद्रोही कैसे है और खलिस्तानियों से इन्होंने कैसे हाथ मिलाया है। इसके सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन पेश करने वाले थे। लेकिन एक दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार ने राहुल गांधी को फोन लगाकर बोला कि इनको रोको, वरना इंडी अलायंस का अभी ही खात्मा हो जाएगा। अगर केजरीवाल पर एंटी नेशनल और खलिस्तानी के साथी बनकर आरोप हुआ तो पूरी की पूरी इंडी अलायंस बदनाम हो जाएगी। इसलिए अजय माकन जो करने निकले हैं उनको रोको, और इसलिए अजय माकन को राहुल गांधी ने रोका था। लेकिन बात साफ है, जब इस ढंग के रिश्ते बन जाते हैं तो वो फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए उसी वक्त मानो इंडी अलायंस खत्म हो गई थी। ये बात एक है। और दूसरी बात है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस 52 से 99 तक पहुंची। उसके बाद कांग्रेस ने अपने क्षेत्रीय मित्र दलों को दादागिरी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस को अब मित्र दलों की जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए, अधिकृत लेवल पर बन गए, कॉन्स्टिट्यूशनली बन गए, और जितना अपोजिशन का टाइम है, जितना स्कोप है अपोजिशन के लिए, वो पूरा का पूरा टाइम और स्पेस राहुल गांधी खाने लगे। और इसलिए इंडी अलायंस में जो जो विरोधी दल है, अखिलेश हो या ममता दीदी हो या और सारी पार्टियां हो, वो कांग्रेस के खिलाफ तकरार करने लगे। और वही कारण है कि एक एक करके कांग्रेस से क्षेत्रीय दल छिटकने लगे। तो कांग्रेस भी मस्ती में है, और मस्ती में उन्होंने बोल दिया कि हाँ, उसकी क्या जरूरत है, हरियाणा हो या दिल्ली हो, हम अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे,
क्योंकि इंडी अलायंस विधानसभा के लिए था ही नहीं, वो तो सिर्फ लोकसभा के लिए था। और ये असलियत भी है। आपको याद होगा जब 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ऐसे चुनाव होने वाले थे, उससे पहले इंडी अलायंस बनी थी और सब चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे, ये तय हुआ था पटना में, बंगलोर में, मुंबई में। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव आते आते वहां के कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाना साफ साफ नकारा था। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने सिर्फ कुछ 6 या 8 सीटें मांगी थी, 230 में से सिर्फ 8 या 6 सीटें मांगी थी, लेकिन उसको भी नकारा गया। और इतना ही नहीं, आगे चलकर कमलनाथ ने बताया कौन अखिलेश विखिलेश, यानी अखिलेश का इंसल्ट भी किया था। तो उस वक्त रिएक्शन देते हुए अखिलेश ने भी बोला था कि अगर पहले बोल देते कि इंडी अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए नहीं है, तो हम इस गठबंधन में शामिल नहीं होते। झगड़ा तो लोकसभा चुनाव के पहले से शुरू हो गया था, लेकिन अखिलेश को भी लोकसभा के लिए कांग्रेस के वोटों की जरूरत थी, तो उन्होंने हाथ मिलाया और चमत्कार हो गया, उनको 37 सीटें मिल गई। लेकिन बात यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडी अलायंस बनी थी, वो बनते हुए भी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी, और उसका सत्यानाश हरियाणा के चुनाव में हो गया। क्योंकि 2 या 3 सीटें देने के लिए भी आम आदमी पार्टी को हुड्डा, जो कांग्रेस के हरियाणा के इंचार्ज थे, वो राजी नहीं थे 2 या 3 सीटें आम आदमी को देने के लिए। और वहां से गड़बड़ शुरू हो गई। वही बात महाराष्ट्र पहुंची, और महाराष्ट्र में तो लोकसभा में 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाने की भाषा करने लगी, और वहीं से उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी और कांग्रेस में झगड़े शुरू हो गए। और चुनाव विधानसभा का होने तक ये झगड़े इतने बढ़ गए थे कि एक साथ लड़े, सीट का बंटवारा हुआ, लेकिन एक दूसरे को मदद करने के लिए खड़े नहीं हुए, और वो बुरी तरह से हार गए, बुरी तरह से हार गए। महाराष्ट्र में तो इंडी अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ हो गया, और महायुति को, बीजेपी के महायुति को बहुत बड़ा भारी 234 का बहुमत मिल गया, और अकेली बीजेपी 132 पर आ गई। तो आहिस्ते आहिस्ते इंडी अलायंस का भविष्य धोखे में आया था। बस ऊपर उस पर आखिरी कील ठोकने की जरूरत थी, वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ठोकी गई। और अब बात साफ है, जो कुछ दिल्ली में हुआ है उससे केजरीवाल गड़बड़ा गए, डर गए। इंडी अलायंस के बाकी मित्र दल भी डर गए हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कौन डरा है, तो मैं मानता हूं कि ममता दीदी डरी होगी। क्योंकि देखिए, 2 टाइम की एंटी इनकम्बेंसी नाराजी, 10 साल की नाराजी केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में महंगी पड़ती है, और केजरीवाल इतनी बुरी तरह से हार जाते हैं, और सही रणनीति बनाकर बीजेपी ज्यादा आवाज न करते हुए, अगर शांत रहते हुए हरियाणा और दिल्ली इस ढंग से जीत जाती है, तो बंगाल में बीजेपी की रणनीति क्या होगी, इससे ममता दीदी डरी हुई है। क्योंकि आपको एक समझना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बहुमत चला गया था, उसके बाद आत्म परीक्षण करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए बीजेपी ने एक बात साफ कर दी कि इसके बाद हर चुनाव में बड़े बड़े आंकड़े बोलने की जरूरत नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं, उससे बात कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। एक एक वोटर के पास जाएंगे। जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वही दिल्ली में रणनीति थी। एक एक वोटर से बीजेपी का स्वयंसेवक, आरएसएस का स्वयंसेवक 2-2, 3-3 बार मिलेगा।
हजारों छोटी छोटी बैठकें मीटिंगें करेंगे और एक एक वोटर को परिवर्तन के लिए राजी कर देंगे और बाजी पलट देंगे। ये रणनीति है बीजेपी की। और इस पर जो काम चला है वो अब बिहार में 2 महीने पहले से शुरू हो गया। दिल्ली का चुनाव आखिरी स्टेज पर आने के आसपास आरएसएस की टीम बिहार पहुंच गई और बिहार में अभी 8 महीने चुनाव के लिए, लेकिन काम शुरू हो गया। तो बस ये जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई है कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, बड़बोलापन बिल्कुल नहीं करना है, बड़े बड़े आंकड़े पेश नहीं करने हैं, बस वोटर से मिलना है। मीडिया को बता भी नहीं होना चाहिए। मीडिया को, अपोजिशन की तो बात ही छोड़ो, मीडिया को भी खबर नहीं लगनी चाहिए कि बीजेपी की रणनीति क्या है, किस ढंग से वोट बढ़ाने के लिए बीजेपी और आरएसएस कोशिश कर रही है, इसकी खबर तक बाहर लगने नहीं देते। तो इसी रणनीति से ममता दीदी डरी है। जिस ढंग से हरियाणा, महाराष्ट्र और तीसरा दिल्ली जीत गई बीजेपी, इससे आज सबसे अगर कौन डरा है तो ममता दीदी डरी है। क्योंकि उनको डर लग रहा है कि सामने जो दिखाई नहीं देता ऐसा जो आरएसएस का संगठन है, वो जिस ढंग से काम करता है, एक एक वोटर से दो दो तीन तीन बार मिलकर उसका अगर मत परिवर्तन करके इस ढंग के चुनाव के नतीजे अगर आरएसएस ला सकता है, तो बंगाल में चुनाव के समय 1.5 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा और आज क्या हो रहा है। ममता दीदी इस रणनीति से डरी है। बीजेपी अगर बड़े बड़े दावे करे तो ममता दीदी को मालूम है इनसे, इनको कैसे हैंडल करना है। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जिस ढंग से आरएसएस ने बाजी पलट कर दिखाई है, वही रणनीति अगर बंगाल में इस्तेमाल होगी तो इसका किसी को पता नहीं लगेगा जब तक बाजी पलट नहीं जाती। हमने देखा है सेफोलॉजी गलत होगी, पत्रकार गलत हो गए, मीडिया गलत है, लेकिन वोटर में तो सच्चाई है। वोटर बदल गए ना। और इसीलिए दिल्ली के चुनाव के बाद सबसे ज्यादा डरा हुआ अगर नेता और पार्टी कोई है तो वो है ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। क्योंकि केजरीवाल को जिताने के लिए ममता दीदी के 3-3, 4-4 एमपी और नेता दिल्ली में काम कर रहे थे, बंगाली मोहल्ले में काम कर रहे थे, बंगाली वोटरों से मिलते जुलते थे, चर्चा करते थे। और जो हार हुई है वो ममता दीदी को अपनी भी हार लगती है और इसलिए ममता दीदी डरी है। तो दिल्ली के चुनाव से सबसे ज्यादा अगर कोई डरा हुआ है तो आज ममता दीदी डरी हुई है। क्योंकि केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ 10 साल की थी, ममता दीदी तो 15 साल से मुख्यमंत्री बनी बैठी है। अगर केजरीवाल हार जाता है तो ममता दीदी किस खेत की मूली है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।